शिक्षा कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बाल विकास या जिसे आप पेडागोजी कहते हैं, उसके 24 क्वेश्चन करेंगे। यह वीडियो डीएलएड के विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो यूटेट, सीटेट आदि की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, किसी भी व्यवसाय का चयन करने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति अपनी रुचि एवं योग्यताओं को ध्यान में रखकर ही व्यवसाय का चयन करें। बी, व्यवसाय चयन में माता-पिता व मित्रों से भी परामर्श अवश्य लें। सी, समय की मांग के अनुरूप अपना व्यवसाय चयन करें। या डी, व्यवसाय की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखकर व्यवसाय का चयन करें। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्यों होगा ए? क्योंकि जब भी आप अपने व्यवसाय का चयन करेंगे, यानी कि जो आप बनना चाहते हैं फ्यूचर में, वो कैसे करेंगे? भाई, जिसमें आपकी रुचि हो, जिसमें आपकी योग्यता हो। ठीक है? इन दोनों को चयन करके आप क्या बन सकते हैं? अपना व्यवसाय का चयन कर सकते हैं। ये बिल्कुल होगा कि समय की मांग के अनुरूप, बिल्कुल गलत होगा। ये भी गलत होगा कि व्यवसाय की प्रतिष्ठा को देखकर आप व्यवसाय का चयन करेंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मैं अध्यापन व्यवसाय में इस कारण आना चाहता या चाहती हूँ कि ए, मेरे परिवार का कोई भी सदस्य इस व्यवसाय में नहीं है। मेरे माता-पिता की इच्छा है कि मैं शिक्षक बनूं तथा अपने मोहल्ले अथवा गांव के अशिक्षितों को शिक्षित करूं। सी है, मेरे माता-पिता एक स्कूल का संचालन कर रहे हैं, अतः मेरे लिए बीएड की उपाधि का होना आवश्यक है। डी, मेरे प्रारंभ से ही रुचि पढ़ने एवं पढ़ाने में रही है। तो देखिए, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन ये तो नहीं होगा कि मेरे परिवार का कोई सदस्य इसमें नहीं है, तो समझ जाओ ये तो कोई बात नहीं हुई। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसे व्यवसाय से जुड़े जिस व्यवसाय में आपको नॉलेज ही नहीं हो, तो उस आप क्या कर पाएंगे? अपने व्यवसाय के साथ क्या नहीं कर पाएंगे? सही नहीं कर पाएंगे। दूसरा, ये भी जरूरी नहीं कि आपके माता पिता चाह रहे हैं आप शिक्षक बनो तो आप शिक्षक बनो। क्या पता आपकी भाई कुछ और बनने की इच्छा हो, तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि माता-पिता कह रहे हैं तो आप शिक्षक बनो, ज़रूरी नहीं है। ठीक है? तीसरा, ये है कि बीएड का स्कूल है, तो क्या आप बीएड करेंगे तब? ये तो ज़बरदस्ती वाली बात हो गई ना कि माता-पिता का बीएड का कॉलेज है, तो आप बीएड कर रहे हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? कि मेरी प्रारंभ से ही रुचि पढ़ने एवं पढ़ाने में रही है। इसलिए क्या है? इसलिए मैं अध्यापन के व्यवसाय में आना चाहता हूँ। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। मेरे विचार से एक अध्यापक के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने विषय का पूर्ण ज्ञाता हो, बी अध्ययनशील हो, सी संतोषी हो, या डी ए बी सी तीनों। जो भी सब्जेक्ट सब्जेक्ट का टीचर होता है, उसके लिए ये आवश्यक होता है कि वो अपने पूर्ण के विषय का पूर्ण ज्ञाता हो, यानी कि उसे पूरी की पूरी नॉलेज हो अपने सब्जेक्ट की। अगर मैथ्स का टीचर है तो मैथ्स की पूरी नॉलेज हो। साथ ही अध्ययनशील हो। अध्ययनशील होने का मतलब ये है कि निरंतर पढ़ते रहे उस विषय में। आज मैथ्स में कोई नई विधि आगे पढ़ाने की, तो उसे भी सीखें। कल और कोई विधि आ जाती है तो उसे भी सीखें। इसके अलावा वो संतोषी हो, मतलब उसमें धैर्य हो। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, यानी कि ए बी सी तीन होगा। एक अध्यापक के लिए आवश्यक है कि वो विषय का पूर्ण ज्ञाता हो, अध्ययनशील हो और संतोषी हो। अगला सवाल है, विद्यार्थी उन्हीं शिक्षक और शिक्षिकाओं को अधिक सम्मान प्रदान करते हैं जो विद्यालय में कार से आते हैं, आकर्षक वेशभूषा धारण करते हैं, उच्च परिवारों से संबंधित है, या अपने कर्तव्यों का निर्वाह निष्ठापूर्वक करते हैं। तो इसका आंसर तो सीधे दिख रहा है कि डी होगा, कि जो टीचर अपने कर्तव्यों का निर्वाह निष्ठापूर्वक करते हैं, उनका शिक्षक और शिक्षिकाएं जो होती हैं, विद्यार्थी क्या होते हैं, उन्हीं का क्या करते हैं? सम्मान करते हैं। अगला सवाल है, बीएड उपाधि प्राप्त करने के उपरांत आप निम्न में से किस प्रकार के विद्यालय में नौकरी करना चाहेंगे? ए, उस विद्यालय में जहां विद्यालय संविधि में सभी शिक्षकों को व्यस्त रखना जाता है। बी, उस विद्यालय में जहां जहां छुट्टियों में भी शिक्षकों को व्यस्त रखा जाता है। जहां सी, जहां मात्र 2 या 3 घंटों के लिए विद्यालय जाना पड़े। या डी, जहां विद्यालय में आने जाने की पूर्ण स्वतंत्रता हो। तो देखो, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए, कि उस विद्यालय में जहाँ विद्यालय संविधि में सभी शिक्षकों को क्या क्या रखा जाता हो? व्यस्त रखा जाता है। भाई, छुट्टियां भी तो होनी चाहिए टीचर की। बस 2-3 घंटे के लिए स्कूल जाते हैं नहीं। पूर्ण स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए, इससे तो अनुशासन स्थापित नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा, यानी कि उस विद्यालय में जहाँ विद्यालय समयावधि में सभी शिक्षकों को व्यस्त रखा जाता है। अगला सवाल है, बीएड उपाधि प्राप्त करने के उपरांत आप अध्यापक की नौकरी पसंद करेंगे? कहाँ करेंगे? केवल अपने गृह
यानी कि गांव में। दूसरा है अपने ही राज्य में। सी है अपने निकट के नगर के अच्छे विद्यालय में। या डी देश में कहीं भी जहाँ अध्यापक की नौकरी मिल जाए। ठीक है, तो आपको जहाँ भी अध्यापक की नौकरी मिल जाए तो आपको वहाँ क्या करनी है, वहाँ नौकरी करनी है। ये नहीं देखना है कि अपने ही गांव में मिले, अपने ही घर में मिले। क्योंकि आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं तो एक शिक्षक ये नहीं देखे कभी कि मुझे कहाँ नौकरी मिल रही है। ठीक है, उसे जहाँ मिले उसे वहाँ जाना चाहिए। सातवां क्वेश्चन है, यदि मैं शिक्षक बनूंगा तो मैं विद्यार्थियों से व्यवहार करूंगा उनकी प्रतिभा एवं क्षमता क्षमता के अनुसार, उनकी पारिवारिक प्रतिष्ठा के अनुसार, समान रूप से अभिभावकों जैसा, या बड़ों और छोटों जैसा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखो, प्रतिभा एवं क्षमता के अनुसार तो नहीं करोगे आप। प्रतिभा एवं क्षमता के अनुसार तो नहीं करोगे आप कि भाई क्लास में तो कमजोर बच्चे भी होते हैं, अच्छे बच्चे भी होते हैं, प्रतिभाशाली बालक भी होते हैं। तो सभी के साथ क्या करना है, समान व्यवहार करना है। तो समान शब्द यहीं पे, तो समान रूपीय अभिभावकों जैसा आप क्या करेंगे, उनके साथ व्यवहार करेंगे। बड़ों और छोटों जैसा नहीं करेंगे कि बड़ा है तो अच्छा व्यवहार, छोटा है तो उसके छोटे जैसा व्यवहार नहीं। आप क्या करेंगे, सभी के साथ समान रूप से अभिभावकों जैसा व्यवहार करेंगे। अगला सवाल है, शिक्षक बनने पर मैं सबसे पहले अपनी कक्षा के विद्यार्थियों के नाम आदि से परिचित होऊंगा क्योंकि इससे ए विद्यार्थियों में अपनत्व की भावना का विकास होगा, विद्यार्थी कक्षा में अनुशासित बने रहेंगे, विद्या विद्यार्थी गलत कार्य करने से डरेंगे, ये उपरोक्त सभी लाभ होंगे। तो देखो, जब एक टीचर परिचय करता है तो वो क्या है कि भाई वो ये जताना चाह रहा है कि अब क्या है, मैं आपका नया टीचर आना चाहो, यानी कि उनसे क्या है, जान पहचान बनाना चाह रहा हूँ। नंबर दो ये कि बी कक्षा में अनुशासित रहेंगे। बिल्कुल, अगर आप किसी को अपने नाम से जानना चाहते हैं तो थोड़ा सा उसमें बच्चा क्या अनुशासित रहता है ऐसे में। ठीक है, गलत कार्य करने से थोड़ा बहुत डरेंगे कि हाँ भाई ये टीचर तो मेरा नाम जानता है, तो इसलिए क्या है, थोड़ा बहुत डरेंगे। तो इसका सही आंसर जो होगा होगा डी, यानी उपरोक्त सभी लाभ होंगे उस शिक्षक को अगर वो क्या करता है, विद्यार्थियों से क्लास में जाकर परिचित होता है पहली बार। अगला सवाल है, यदि कक्षा कोई विद्यार्थी पढ़ाते समय मुझसे प्रश्न पूछेगा तो आप क्या करेंगे भाई? विद्यार्थियों को हतोत्साहित न कर उसके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। बी पीरियड समाप्ति के उपरांत आवश्यक अवकाश के घंटों में आने के लिए कहेंगे, या विद्यार्थी को डांट कर बिठा देंगे, उस पर ध्यान न देकर अपना शिक्षण कार्य निरंतर करते रहेंगे। तो आप क्या करेंगे इस कंडीशन में? तो देखिए, आप इस जो कंडीशन में करेंगे वो क्या करेंगे कि अगर आपसे कोई भी बच्चा कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपको उसे क्या नहीं करना है, हतोत्साहित नहीं करना है। बिल्कुल भी उसे हतोत्साहित नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, उसे क्वेश्चन पूछने के लिए प्रोत्साहित करना है। तो यानी कि इसका क्या होगा, ए सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, एक शिक्षक को अपने विषय में दक्ष होने के लिए आवश्यक है वो विषय संबंधी नवीन पुस्तकों का अध्ययन करे, बी समय समय पर होने वाली शिक्षक संगोष्ठियों में भाग ले, या सी सभी कार्य करे, या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखियो, अगर उसे अपने विषय में दक्ष होना है तो वो क्या करेगा कि वह विषय सभी नवीन पुस्तकों का अध्ययन करेगा। भाई ये भी सही है कि भाई वो करेगा, सही पुस्तकों का अध्ययन करेगा वो। ठीक है, समय समय पर होने वाले शिक्षक संगोष्ठियों में भी भाग लेगा वो। ठीक है, सी उपरोक्त सभी कार्य करेगा, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, अगर अपने विषय में किसी को दक्ष होना है, ठीक है, नवीन पुस्तकों का अध्ययन करने समय समय होने वाली संगोष्ठियों का भाग लेगा। तो इसके लिए क्या है, सी इसका सही आंसर होगा। यानी कि वो क्या करेगा, नवीन पुस्तकों का अध्ययन भी करेगा, समय समय होने वाले शिक्षक संगोष्ठियों में भी क्या करेगा, भाग लेगा। अगला सवाल है हमारा, एक शिक्षक अपने पाठ को कक्षा में पढ़ाते समय रुचिकर बनाने हेतु तो आवश्यक रूप से दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करेगा, पाठ की पूर्ण तैयारी करें, या छात्रों की सहायता लेकर पाठ का विकास करें। तो देखो, इसका सही ऑप्शंस क्या होगा कि अगर आप पाठ को रुचिकर बनाना चाहते हैं तो आप दृश्य मतलब जिसमें कुछ दिख रहा हो, जैसे कि मोबाइल फ़ोन में क्या है, पिक्चर सीधा दिख रही हो। श्रव्य मतलब कोई आप उनको ऑडियो सुनाएंगे। तो आपको पता है कि दृश्य और श्रव्य से बच्चे क्या है, ज़्यादा सीखते हैं। जैसे आपने उनको कोई वीडियो दिखा दी क्लास में, या कोई पिक्चर दिखा दी। श्रव्य से आपने उनको मोबाइल से उनको कुछ सुना दिया। ठीक है, पाठ की पूर्ण तैयारी भी करनी होगी आपको अगर रुचिकर बनाना है। क्या पता आप उसमें नई नई शिक्षण विधियाँ ला रहे हो। सी छात्रों की सहायता लेकर पाठ का विकास करेंगे। बिल्कुल, पहले आप छात्रों से क्या है, छात्रों आज आप इस विषय में पूछ सकते हैं
कि क्या, जैसे कि आप मिट्टी का चैप्टर पढ़ा रहे हो, तो आप पूछ सकते हो कि आपने कैसी कैसी मिट्टियाँ देखी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इस जो 11वां प्रश्न है इसका सही उत्तर होगा डी, यानी उपरोक्त सभी का अनुसरण करेंगे आप लोग। 12वां सवाल है, अच्छे शिक्षक को विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा समय समय पर सम्मानित करना चाहिए या प्रोन्नति के अवसर प्रदान करने चाहिए, अतिरिक्त वेतन वृद्धि करनी चाहिए, पुरस्कार स्वरूप और अधिक उत्तरदायित्व तो सौंपने चाहिए। तो देखिए, जो एक अच्छा शिक्षक होता है, विद्यालय में समिति होती है, विद्यालय प्रबंधन समिति, तो भाई शिक्षक को क्या करना चाहिए, उसके वेतन वृद्धि तो सरकार का काम है कि सरकार करेगी। ठीक है, पुरस्कार स्वरूप अधिक अतिरिक्त अधिक दायित्व, देखो भाई एक शिक्षक पे ज़्यादा बर्डन भी हम नहीं डाल सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है। प्रोन्नत तो खैर हम नहीं करेंगे उसको, तो ये तो गलत हो गया। तो क्या करेंगे, समय समय पर उसे क्या करेंगे, सम्मानित करेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल। मान लीजिए कि आप निम्न व्यवसाय के वेतनमान समान है, तो आप इनमें से अपना व्यवसाय चयन करेंगे। पुलिस इंस्पेक्टर का है, मजिस्ट्रेट का, बैंक में कैशियर का, शिक्षक का। तो ये सवाल ही गलत है। आपका मन है, आपकी रुचि है, आप किसी में भी जाएं, आप शिक्षक भी बनेंगे, मजिस्ट्रेट भी बन सकते हैं, पुलिस इंस्पेक्टर बन सकते हैं, बैंक में कैशियर बन सकते हैं। लेकिन अगर हम पेडागोजी पढ़ रहे हैं, बाल विकास पढ़ रहे हैं, तब आप डी लगाएंगे इसका आंसर। वैसे इसका आंसर क्या है, कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी बन सकते हैं। अगला सवाल, मान लीजिए कि आप शिक्षक हैं तथा आप कक्षा में कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो सदैव उधम मचाते रहते हैं, तो शिक्षक होने के नाते आप उन्हें कौन सा दंड नहीं देंगे। इसमें देखना क्या लिख रखा है, नहीं देंगे आप। नंबर 1, उनकी रिपोर्ट प्रधानाचार्य से करेंगे। अनुशासनहीनता के नाम पर उधम मचाने वाले छात्रों के कुछ अंक वार्षिक परीक्षा में काट देंगे। अभिभावकों को बुलाकर उनकी शिकायत करेंगे या उधम मचाने वाले छात्रों को बाहर कर देंगे। तो देखिए भाई, ये क्वेश्चन थोड़ा क्रिटिकल है। प्रधानाचार्य को रिपोर्ट दे सकते हैं एक शिक्षक। ठीक है, अगर क्लास में कोई बच्चे उधम मचा रहे हैं तो वो क्या कर सकते हैं, अवश्य ही प्रधानाचार्य को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है कि ये क्लास में उधम मचा रहे हैं। ये भी सही है कि अनुशासनहीनता के लिए थोड़ा सा उनका नंबर काट दे, ताकि थोड़ा सा उनमें डर बैठ जाए और वो क्या करेंगे भाई, उधम नहीं बचाएंगे। या अभिभावक को बुला सकते हैं, उनको बिल्कुल बुला सकते हैं, अभिभावक में कारण जान सकते हैं आपको कि ऐसा क्या कारण है कि जो क्लास में उधम मचाते हैं। क्या पता उसकी परिवार में कुछ ऐसा चल रहा हो जिसके कारण वो क्लास में उधम मचा रहे हैं। लेकिन आप बच्चों को कभी भी क्लास से बाहर नहीं करेंगे। ठीक है, बच्चों को कभी भी क्लास से बाहर नहीं कर सकते। अगर आप बच्चों को क्लास से बाहर कर रहे हैं तो इसका मतलब बच्चे में कमी नहीं है, बल्कि क्या, किस में कमी है, एक शिक्षक में कमी होती है अगर वो अपनी क्लास से बच्चों को बाहर करता है। तो इसका सही आंसर होगा डी। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा डी। एक अगला सवाल है 15वां, एक अच्छे शिक्षक के रूप में आप पसंद करेंगे विद्यार्थी को इस प्रकार का गृह कार्य देना जो जो बालक को घर पर व्यस्त रखे, उसकी मानसिक क्षमता के अनुकूल हो, उच्च बौद्धिक क्षमता को विकसित करें या खेलकूद के अवसरों में रुकावट न डाले। तो देखो भाई, आप अगर गृह कार्य देंगे तो आप गृह कार्य कैसे देंगे बच्चों को। गृह कार्य हमेशा वैसा दिया जाता है, गृह कार्य घर में व्यस्त रहने के लिए कभी नहीं दिया जाता है। व्यस्त रहना तो व्यस्त हो किसी और में भी चीज में रह लेगा, जरूर थोड़ा उसने गृह कार्य में भी रहना है वो। उच्च बौद्धिक क्षमता वाले भी देंगे कि क्योंकि क्लास में सभी प्रकार के बच्चे हैं, किसी की उच्च बौद्धिक क्षमता है, किसी की निम्न बौद्धिक क्षमता है, किसी की मध्यम बौद्धिक क्षमता है। दूसरा, ये भी नहीं डालेंगे कि खेलकूद के अवसरों में रुकावट न डाले। बच्चा जरूर थोड़ा है कि वो घर जाके से खेलता ही हो, बल्कि आप क्या करेंगे, उनकी मानसिक क्षमता के अनुकूल उन्हें क्या देंगे, गृह कार्य देंगे। अगला सवाल हमारा, मान लीजिए कि आपने कक्षा में विद्यार्थियों को विषय संबंधी परीक्षा दी। इस परीक्षा में कक्षा के अधिकांश विद्यार्थी 50% से भी अधिक फेल हो गए, तो आप एक संवेदनशील शिक्षक के रूप में क्या करेंगे भाई। अगर आपके कुछ विद्यार्थी 50% से भी कम है, तो आप एक टीचर के रूप में क्लास में क्या करेंगे, विद्यार्थियों पर क्रोधित होंगे नहीं, ये बिल्कुल क- विद्यार्थियों को कभी भी क्या है, एक शिक्षक गुस्सा नहीं कर सकता और उन्हें क्या करेगा, उन पे गुस्सा कभी नहीं करेगा। दूसरा बी, आप दोबारा जब भी परीक्षा लेंगे तो प्रयास करेंगे कि विद्यार्थी उच्च अंकों से उत्तीर्ण हो। परीक्षा लेंगे तो विद्यार्थी, जब आप दूसरी बार परीक्षा लेंगे तो जरूर थोड़ा है कि आप जब कॉपी चेक करेंगे तो उन्हें ज़्यादा नंबर दे देंगे, तो ये भी तो हो नहीं सकता। ठीक है, अगला है,
आप उन कारणों को जानने का प्रयास करेंगे कि विद्यार्थी के परीक्षा में कम अंक क्यों आए। ये ऑप्शन हो सकता है सही। अगला है, आप कोई ध्यान नहीं देंगे तथा कक्षा शिक्षण नियमित रूप से करेंगे। आप कोई ध्यान नहीं देंगे तथा कक्षा शिक्षण नियमित रूप से करेंगे। तो देखो, ऐसी कंडीशन में हमेशा क्या किया जाता है कि जब भी कोई बच्चे के कम नंबर आ रहे होंगे तो हम हमेशा क्या करेंगे कि उसके पीछे के कारणों को जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस बच्चे के कम नंबर क्यों आ रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि इस बच्चे के कम नंबर क्यों आ रहेंगे। क्रोध नहीं करेंगे। विद्यार्थी आप खुद ज़्यादा नंबर नहीं दे सकते। आप नियमित शिक्षण नहीं कर सकते। उस शिक्षण का फायदा है क्या कि बच्चों के ज़्यादा नंबर ना आए। अगला सवाल है 17वां 17। एक शिक्षक के रूप में आपका मानना है कि विद्यार्थी उत्तम है जो अध्यापक की आज्ञा का पालन करे, शिक्षक की अनुपस्थिति में भी कक्षा का अनुशासन बनाए रखें, एक ही फटकार से शांत हो जाते हैं, भिन्न भिन्न शिक्षकों से भिन्न भिन्न प्रकार का व्यवहार करते हैं। तो देखो, जरूर नहीं कि वो अध्यापक की आज्ञा का पालन करता हो अच्छा विद्यार्थी होगा। क्यों? क्योंकि जरूर थोड़ा ना कि आपके सामने तो आपकी आज्ञा का पालन करे, लेकिन पीठ पीछे क्या हो उधम मचा के रखे। दूसरा, शिक्षक की अनुपस्थिति में भी कक्षा का अनुशासन बनाए रखे, ये हो सकता है। तीसरा, एक ही फटकार से शांत हो जाए। गुस्सा तो करना नहीं है, क्रोध तो बिल्कुल भी करना नहीं है एक शिक्षक को, तो ये तो होगा ही नहीं। भिन्न भिन्न शिक्षकों से भिन्न भिन्न प्रकार का व्यवहार करें, तो ऐसा भी नहीं है कि जो बच्चे होते हैं वो भिन्न भिन्न शिक्षकों से भिन्न भिन्न प्रकार का व्यवहार करेंगे, तो ये भी तो गलत हो जाएगा। तो होगा क्या कि एक अच्छा विद्यार्थी वही है जो शिक्षक की अनुपस्थिति और उपस्थिति में कक्षा में क्या है, एक बिल्कुल अनुशासित रहे। ठीक है, तो एक अच्छा बच्चा क्या है जो शिक्षक की अनुपस्थिति में भी कक्षा का अनुशासन बनाए रखता है। तो 17 का सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है 18। अध्यापक का प्रमुख कार्य है, नंबर 1 पढ़ाना, परीक्षा लेना, परीक्षा फल तैयार करना। बी है आपका पढ़ाना, विद्यार्थियों को उनकी कमियां बताना, उसमें सुधार लाना। सी आपका पढ़ाना, मित्रता करना, घरेलू कामों करने के लिए विद्यार्थियों को घर पर बुलाना, या परीक्षा में उच्च अंक देकर उत्तीर्ण करना। डी है पढ़ाना, स्वयं सीखने में सहायता करना, परीक्षा लेना, उचित पृष्ठपोषण प्रदान करना। देखिए भाई, एक टीचर का अध्यापक जो होता है वो क्या करता है, पढ़ाता तो है, ठीक है, परीक्षा भी लेता है, लेकिन परीक्षाफल तैयार करता है। लेकिन अगर आप इसमें ऑप्शंस देखेंगे तो विद्यार्थियों को उनकी कमियां बताता है, उसमें सुधार लाता है, ये भी ठीक है। ये तो बिल्कुल गलत होगा कि घरेलू कामों के लिए बुलाता है, ये तो गलत हो गया बिल्कुल ही। पढ़ाना, स्वयं सीखने में सहायता करना, फिर उचित पृष्ठपोषण प्रदान करना। देखिए, अगर विद्यार्थियों को आपने कमियां बताई, ठीक है, उसमें सुधार लाए आप, ठीक है, लेकिन सुधार लाने के बाद फिर आपको क्या करना पड़ेगा, परीक्षा लेनी पड़ेगी। आपने पहले विद्यार्थी को पढ़ाया, उसकी कमियां बताई जो वो नहीं कर पाया, फिर आपने क्या हुआ क्या किया, उसमें सुधार लाया, लेकिन फिर परीक्षा भी तो लेंगे। तो यानी कि इसमें डी ऑप्शन सही होगा कि आपने पहले पढ़ाया, उसकी फिर सीखने में सहायता की, फिर परीक्षा ली, फिर आपने उसको क्या फिर फीडबैक दिया कि भाई तुमने ये ऐसा इतना सही किया है, इतना गलत किया है, क्यों सही किया है, कैसे किया है, अब आगे आपको कैसे करना है। तो यानी कि ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा इसमें। अगला सवाल है, कक्षा में सफल शिक्षक के लिए आवश्यक है कि शिक्षकों को विषय का समुचित ज्ञान हो, शिक्षण सिद्धांतों की जानकारी हो, श्रेष्ठ शिक्षण विधियों का ज्ञान हो, सीखने से सिद्धांतों की जानकारी होना कि बालक कैसे सीखता है। एक सफल शिक्षक कौन होगा कि शिक्षकों को विषय का समुचित ज्ञान तो होना ही चाहिए, बिल्कुल शिक्षक बिल्कुल सही बात है। शिक्षण सिद्धांतों की उसे जानकारी होनी चाहिए, श्रेष्ठ शिक्षण विधियों का भी उसे ज्ञान होना चाहिए। लेकिन जो डी ऑप्शंस है वो सही क्यों होगा कि आपने जो कुछ सिद्धांत अप्लाई किए, जो भी क्लास में पढ़ाया, क्या उससे बालक सीखा कि नहीं सीखा। कि आपने कोई शिक्षण विधि क्लास में पढ़ाई, उस बालक से वो सीख रहा है कि नहीं सीख रहा। तो एक सफल शिक्षक क्या है, जो क्लास में सीखने के सिद्धांतों की जानकारी होना कि बालक कैसे सीखता है। भाई क्लास में तो बहुत सारे बच्चे हैं, प्रतिभाशाली बच्चे भी हैं, ठीक है, एक जिनकी कम बुद्धि लब्धि है वो बच्चे भी हैं, जिनका कम क्या है आईक्यू है। तो उसको पता होना चाहिए टीचर को कि बच्चे सीख कैसे रहे हैं, किस विधि से वो ज़्यादा सीख रहे हैं। तो यानी इसका क्या होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। एक अच्छे प्रधानाचार्य के क्या गुण होने चाहिए, जो एक अच्छा प्रधानाचार्य है उसके क्या गुण होने चाहिए। भाषण देने की योग्यता होना, ये तो बिल्कुल गलत होगा। तो विद्यालय में अपने विचारों के अनुरूप कार्य संचालन करना, साथ ही अध्यापकों एवं छात्रों का सहयोग प्राप्त करना, विद्यालय नियमों का कड़ाई से अनुपालन करना।
देखिए, अपने विचारों के अनुसार तो बिल्कुल ही भी क्या नहीं चला सकता प्रधान है कि जैसे उसकी मर्जी होगी स्कूल में वैसे करेगी, बिल्कुल गलत होगा। नियमों का कड़ाई से पालन तो कराना नहीं है, कठोरता कहीं पे आपको दिखानी ही नहीं है स्कूल में। तो क्या होगा, सी होगा, यानी कि जो साथी अध्यापक होंगे एवं छात्रों का सहयोग प्राप्त करना। ठीक है, फिर उनके अनुसार क्या है, स्कूल का संचालन करना। ठीक है, अगला सवाल है कि मान लीजिए आप किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य बन जाते हैं, तो निम्न कार्यक्रमों में से आप किसको सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे? विद्यालय में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करेंगे, ठीक है बिल्कुल। मध्याह्न भोजन की व्यवस्था करेंगे, ठीक है ये भी करेंगे आप। प्रातःकालीन प्रार्थना सभा का आयोजन करेंगे, वो तो करेंगे आप। विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं एवं खेलकूद व्यवस्था करेंगे। तो देखिए, पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या होती हैं कि जो आप पढ़ा रहे हो उसके साथ अन्य क्रियाएं, जैसे खेल कूद भी हो गया, ठीक है, प्रार्थना सभा का आयोजन भी हो गया, मिड डे मील भी हो गया, ठीक है, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था भी कराना हो गया। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, डी बिल्कुल सही होगा कि इसमें सब कुछ समाहित हो गया, आपका प्रार्थना सभा भी होगी, मिड डे मील भी हो गया, शुद्ध पेयजल भी हो गया। तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या होती है, जो पढ़ाने के अतिरिक्त बच्चों से अन्य क्रियाएं कराते हैं, जैसे उनका खेलकूद करा दिया हमने, प्रार्थना सभा में हम क्या है, उनका उनमें अनुशासन विकसित कर रहे हैं, उनकी बोलने की क्षमता विकसित हो रही है, आत्मविश्वास उनमें जाग रहा है। तो ये सब के सब होंगे। अगला जो सवाल है आपका 22वां, प्रधानाचार्य होने के नाते आप अपने विद्यालय में शिक्षक अभिभावक बैठकों का आयोजन इसलिए करेंगे क्योंकि विद्यालय की कानून व्यवस्था बनाए रखना आसान है, विद्यालय में गुणात्मक सुधारों के लिए अभिभावक का सहयोग प्राप्त करना है, छात्रों तथा अभिभावकों की विद्यालय कार्यक्रमों में रुचि बढ़ाना है, या डी है भावी राजनीतिक चुनाव लड़ने के लिए आसानी होगी। तो ये तो बिल्कुल गलत होगा कि आपको चुनाव लड़ने के लिए क्या होगी, आसानी होगी एक प्रधानाचार्य को, अगर वो शिक्षक अभिभावकों की मीटिंग का आयोजन करता है, ये भी गलत होगा। कानून व्यवस्था तो रखनी ही है, कठोरता तो कहीं भी दिखानी नहीं है हमें। अगला है कि छात्र तथा अभिभावकों के विद्यालय कार्यक्रमों में रुचि बढ़ाना, देखो ये भी हो सकता है। और एक अगला है कि विद्यालय में गुणात्मक सुधारों के लिए अभिभावकों का सहयोग प्राप्त होगा। देखो, रुचि बढ़ाने से तो कुछ नहीं होगा ना, बल्कि सही इसमें सही आंसर क्या होगा, बी होगा। क्योंकि स्कूल में आपको गुणात्मक सुधार करने हैं भाई, आपको बच्चों में सुधार करना है स्कूल में, तो आपको क्या होगा कि निरंतर आपको क्या है, अपने अभिभावकों को संपर्क में रहना होगा, एक टीचर को, जिससे कि उसको पता चले कि उस जो पढ़ा रहा है उस बच्चे को समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है, या शिक्षक उसमें क्या क्या सहायता कर रहे हैं उस बच्चे को अच्छा अच्छा उसमें जो उसकी क्षमताएं हैं उसको विकसित करने के लिए। तो कार्यक्रमों से विद्यालय कार्यक्रमों में बस रुचि बढ़ेगी, ये जरूर नहीं है कि विद्यालय में जो कार्यक्रम होंगे उनसे उनसे जो है अभाव की रुचि बढ़ेगी, बल्कि क्या है कि विद्यालय में आपको क्या लाना है, गुणात्मक सुधार लाना है। इसलिए आप क्या करा रहे हो, शिक्षक और अभिभावकों की क्या करा रहे हो, मीटिंग करा रहे हो। 23rd क्वेश्चन है आपका कि मान लीजिए आप किसी विद्यालय के प्रबंधक हैं, तो आप निम्न कार्यक्रमों में से किस कार्यक्रम को सर्वोच्चता प्रदान करेंगे? ए है समय समय पर विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों का सघन चिकित्सा परीक्षण करेंगे, हो सकता है। विद्यालय भवन प्रत्येक वर्ष रंगरोधन करेंगे, आसपास के क्षेत्रों में सघन वृक्षारोपण अभियान करेंगे, सामाजिक सेवा के बहाने विद्यालय में उच्च अधिकारियों का आबंध करेंगे और उनसे आर्थिक संसाधन जुटाएंगे। तो देखो, मतलब सर्वोच्च प्राथमिकता आप किस में देंगे। ठीक है, देखो रंग रोगन तो जरूरी नहीं है कि विद्यालय का रंग रोगन क्या हर साल हो, ये भी नहीं है कि विद्यालयों का क्या है, वृक्षारोपण भी हर साल हो। यह आप उच्च अधिकारियों को आमंत्रित करेंगे और आर्थिक संसाधन जुटाएंगे। विद्यालय में आर्थिक संसाधन देने का जो कार्य होता है वो सरकार का होता है, सरकार के है निरंतर विद्यालय में आर्थिक संसाधन दी जाती है। तो इसमें आपका सही ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन जो आपका सही होगा वो होगा आपका ए कि समय समय पर विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों का सघन चिकित्सा परीक्षण आप क्या करेंगे, सही करेंगे। जो इनमें से क्या होगा, सर्वोच्च प्राथमिकता होगी एक प्रबंधक की। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन इसमें पूरा नहीं है, तो आज इतने करेंगे, 23rd क्वेश्चन करेंगे। तो होप उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन पसंद आए हैं। अब इसका जो अगला पार्ट होगा वो कल डाला जाएगा, 60 क्वेश्चन होंगे टोटल। तो अगला पार्ट कल डाला जाएगा, अगर उसमें कुछ क्वेश्चन बच जाएंगे तो वो क्या डाले जाएंगे, अगली वीडियो में जाएंगे। धन्यवाद।